E12 में मतलब ये बाहर जाके पानी पूरी खाया जा सकता है? स्पेशली मेट्रोज में सिजेरियन सेक्शन रेट बहुत बढ़ रहा है. कि एक कॉमन एज या सही एज क्या कंसीव करने की? यू आर इनवाइटिंग अ सोल इनसाइड यू, जिसको आप बर्थ दोगे. पहले कुछ यज्ञ होते थे जो एक कपल करते थे टू इनवाइट अ गुड सोल इनसाइड देम. जो बच्चे नेचुरल डिलीवरी के थ्रू होते हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा मजबूत होते हैं. लेटर एज में प्रेगनेंसी होती है तो काफ़ी बीमारियां जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इनके भी रिस्क बढ़ते हैं. 10 में से 7 बच्चे जो है सी सेक्शन से हो रहे हैं. To me, it's this birthing process is a science and an art as well as 100%. how you deliver Yes. the baby. So we are forgetting that art of delivering. हाय गाइस, द नवनीत शो में आज हम हमारे एक ऐसे गेस्ट से मुलाकात कर रहे हैं जो इस दुनिया को बदलने की सोच के साथ हमारे इस पॉडकास्ट शो पर आए हैं, क्योंकि ये कुछ अलग सोचती है और दुनिया कुछ अलग सोच के साथ आगे बढ़ रही है. नेचुरल बर्थिंग जो कि आज की तारीख में पूरी तरह से मार्केट से ख़त्म सी होती चली जा रही है, ये नेचुरल बर्थिंग पे ही काम करती हैं. डॉक्टर निकिता रावल आज हमारे साथ में है जो नेचुरल बर्थिंग पर क्या कुछ होना चाहिए उसको लेकर बात करेंगे और बात करेंगे कि क्यों ये आज की तारीख में फिर से बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत हमारे इस पॉडकास्ट पे आपका. Thank you very much for inviting me to your podcast. Thank you very much. And I hope after this conversation जो मेरी सोच है वैसी दूसरे लोगों की भी सोच हो सकती है. फॉर श्योर. हमेशा मुझे ये लगता है कि हमारे शो पर जब भी कोई गेस्ट आते हैं तो बहुत कुछ बदल कर जाते हैं सोसाइटी में. सबसे पहली चीज़ ही मेरे दिमाग में आती है कि अगर हम नेचुरल बर्थिंग की बात करें, ये क्या है एग्जैक्टली, अगर इसको ये समझा जाए तो आप As इससे the शुरू word करें. explain natural birthing, जी. मतलब बर्थिंग पूरी जो प्रोसेस है मेरे हिसाब से वो सबसे ज़्यादा नेचुरल प्रोसेस है इस दुनिया ठीक, में. बात बिल्कुल. और उसको अननेसेसरी बीच में इंटरप्ट नहीं करें, अननेसेसरी मेडिकेशन, इन्वेस्टिगेशन और इंटरवेंशन नहीं करें, एंड लेट द प्रेगनेंसी एंड बर्थिंग हैपन इन इट्स मोस्ट नेचुरल वे. टू मी दैट इज नेचुरल बर्थिंग. अच्छा, इस बीच में जैसे आपने मेडिकेशन की बात करी, बहुत सारे प्रोसेसेस की बात करी, क्या इसमें जो कंटिन्यूस सोनोग्राफीज होती है वो भी आती है? देखिए, कुछ चीज़ें जो प्रेगनेंसी है जो मैं लेडीज़ को बोलती हूँ, इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस फॉर अ वुमेन, इट्स अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. पर उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आए और उसे हम टाइमली डिटेक्ट करें, इसलिए ज़रूरी होती है कि कुछ जांचें सही समय पे की जाए. तो वो की जा सकती है. यस, हाँ. जैसे पहले के उसमें होता था कि बहुत हाई रेट था मैटरनल मोर्टालिटी एंड इन्फेंट मोर्टालिटी, मतलब माताओं का मृत्यु दर, और बच्चे भी काफ़ी सारे मर जाते थे क्योंकि ये केयर नहीं थी. सो अब अपने को वो केयर भी करनी है, प्लस अपने को जो नॉर्मल ज़्यादा प्रोसेस है उसको इंटरफियर नहीं करना है. आप किस तरह से इस पे काम करते, थोड़ा सा इस बारे में पहले हमें कुछ बताएं. हाँ, देखिए, मेरा जो काम है वो प्री कंसेप्शन चालू होता है जब आप प्लान करते हैं बेबी के लिए. सो फिजिकली फिटनेस तो ज़रूरी है, साथ में आपको मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली रेडी होना चाहिए. यस, आई थिंक वो एस्पेक्ट अपन भूलते जा रहे हैं. आज की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है जिसमें दोनों कपल वर्किंग हैं, जिनको अपने लिए टाइम नहीं है, एंड देन व्हेन दे प्लान अ बेबी, इट इज़ वेरी हार्ड. So to become a parent, they should be ready first of all. They should have time for themselves and they should have time for the newcomer. So मेरी preparation प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग से चालू होती है. जब ऑफ कोर्स मेडिकल साइड तो मैं देखती हूँ कि वो फिट है कि नहीं, ओवरवेट है कि नहीं, उनमें कुछ अल्कोहल या स्मोकिंग एब्यूज़ नहीं है, उसको करेक्ट करें. एंड देन उनकी मेंटल फिटनेस कहीं ज़्यादा स्ट्रेस में तो नहीं है. लॉट ऑफ वेमेन आर ऑन एंटी डिप्रेसेंट एंड अदर मेडिकेशन, एंड वेदर दे हैव टाइम टू हैव अ चाइल्ड इन देयर लाइफ. सो प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग, एंड वंस दे आर प्रेग्नेंट देन आई टेक देयर रेगुलर सेशंस. है ना, क्योंकि बहुत सी लेडीज़ जो रहती हैं वो काफ़ी स्ट्रेस में रहती हैं, बहुत से क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत सी एंग्जाइटीज़ रहती है उनको, और आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज ज़्यादा हो गई हैं. तो जो पहले के घरों में मदर्स रहती थी, मदर्स इन लॉ जो सब समझाती थी, वो नहीं रहा. सो वो जॉब भी थोड़ा काउंसलिंग का हमारा बढ़ रहा है. सो आई थिंक काउंसलिंग प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. आपने इस काउंसलिंग में 2 वर्ड तो यूज़ किए थे, फिजिकल एंड मेंटल, लेकिन एक स्पिरिचुअल वर्ड आपने जरूर यूज किया. ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट किस तरह से काम करता है, और ये क्या हम अपनी संस्कृति खुद भूल रहे हैं, उस कारण भी ऐड करना पड़ रहा है? हाँ, मैं काफ़ी रिलीजियस माइंडेड पर्सन हूँ, तो मैं हमेशा इसको उस एंगल से देखती हूँ.
क्योंकि आपके अंदर यू आर इनवाइटिंग अ सोल इनसाइड यू जिसको आप बर्थ दोगे, है ना, इफ यू टेक इनटू हिंदू फिलोसफी। और पहले कि आप अगर लिटरेचर पढ़े, पहले कुछ यज्ञ होते थे जो एक कपल करते थे टू इनवाइट अ गुड सोल इनसाइड देम टू बी रेडी टू बी अ पेरेंट, है ना। सो वो प्रिपरेशन भी बहुत ज़रूरी रहती है। और आजकल आप देखोगे आपके मीडिया में इट्स ऑल फ्लडेड विद गर्भ संस्कार क्लासेस, है ना, जो अपना लिटरेचर इज व्हाट मदर थिंक्स ड्यूरिंग दोज 9 months, और फिर बच्चे में भी वही सोच आती है। तो वो जो एस्पेक्ट है अपनी कल्चर का, अपनी जो डीप फिलोसफी है, रिलीजन है, आई थिंक उसको भूलते जा रहे हैं एंड वी हैव टू गेट इट बैक टू द करंट टाइम्स नाउ। जी, अगर हम लोग इसको इस तरह से देखें कि आज का जो न्यू एज कपल है, क्या वो सीरियस है इस चीज़ को लेकर की, या सिंसियरिटी उसके भीतर आई कि मुझको नेचुरल बर्थिंग की तरफ जाना है? पहले तो आजकल के जो कपल्स है बहुत से उनके पास टाइम ही नहीं है खुद के लिए, जो हम मेट्रोस के लिए जो देखते हैं, एंड देन टू एक्सप्लेन देम व्हाट रियली बर्थिंग मीन्स or what being parent mean is very important. But if you counsel them, if you guide them in the right way, then they are willing to take the advice we give. क्या कारण है कि 10 में से 7 बच्चे सी सेक्शन से पैदा हो रहे हैं? Yeah, this is a very shocking statistics, और स्पेशली मेट्रो में सिजेरियन सेक्शन रेट बहुत बढ़ रहा है। मेट्रो में ज़्यादा है। ओके, एंड 2 tier cities की अगर बात करें, अगेन थोड़ा बढ़ता ही जा रहा है, विलेजेस में कम है अभी भी, है ना। तो अगर अपन रीजंस देखें तो इनको मैं 3 भागों में डिवाइड करना चाहूँगी। फर्स्ट इज द पेशेंट्स पर्सपेक्टिव, एंड देन द डॉक्टर्स, एंड देन द इंफ्रास्ट्रक्चर, द फैसिलिटीज वेयर वी वर्क। सो अगर पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो पहले क्या होता था, 18-19 साल में शादी हो जाती थी, बच्चे हो जाते थे, एंड वुमेन विल कैरी ऑन विद देयर लाइफ। आजकल वो बहुत चेंज हो गया है, चाइल्ड बेयरिंग बहुत डिले होती है, इवन प्रेग्नेंट होने में बहुत प्रॉब्लम आती है और बहुत सारे ट्रीटमेंट्स, तो वहीं से प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेट होना चालू हो जाती है। लेटर एज प्रेगनेंसी में दूसरी मेडिकल प्रॉब्लम्स लाइक डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, उनका इंसिडेंस बढ़ता है। और आजकल सब कपल को कोई भी लाइक एवरीबडी वांट्स अ डिज़ाइनर बेबी, कि ये भी प्रॉब्लम नहीं हो, ये भी नहीं, तो they get into too much of investigation themselves. बार बार आके आज भी हमको डिमांड करते कि मैडम आपने तो कोई सोनोग्राफी नहीं कराई, सोनोग्राफी कराओ, ये टेस्ट कराओ। सो ये यहीं से कॉम्प्लिकेट चीज़ें होने लग जाती है। एंड जो सिजेरियन सेक्शन को लेके आजकल हो गया है कि इट्स अ वेरी नॉर्मल प्रोसीजर, हम बस एडमिट हो जाएंगे, ये मुहूर्त का टाइम है, आप सिजेरियन कर देना। They do not understand that cesarean section is a major surgery with its complication, and it has effects on their later life as well. तो एक वो जो ट्रेंड बन गया है, उनका थॉट प्रोसेस बन गया है कि सिजेरियन सेक्शन करवाओ and everything will be fine. They have a fixed date of their maternity leaves कि हमारा ऑफिस तब ज्वाइन करेंगे, इस दिन छुट्टी लिए। तो दे वांट टू प्रोग्राम एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू देयर विश, व्हिच डजंट वर्क विद प्रेगनेंसी एंड बर्थिंग। सो दैट इज द पेशेंट्स पर्सपेक्टिव। अगर मैं डॉक्टर्स के हिसाब से सोचूं तो अधिकतर प्राइवेट प्रैक्टिस है ना। देयर आर स्टेटिस्टिक्स व्हिच कंपेयर कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिलीवरीज का रेट क्या है और प्राइवेट में क्या है। तो प्राइवेट में सिजेरियन सेक्शन रेट ज़्यादा है ना, क्योंकि आजकल लिटिगेशंस भी बहुत बढ़ गए हैं। तो देयर इज ऑलवेज अ फियर इन अ डॉक्टर्स माइंड, 100%, है ना, कि कुछ प्रॉब्लम नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए। देन बिजी डॉक्टर्स हैव टाइम कंस्ट्रेंट्स, क्योंकि लेबर कैन टेक 12 hours, 24 hours। तो इतना एक डॉक्टर के लिए बैठना वहाँ पे बहुत मुश्किल रहता है। एंड देन द ट्रेनिंग इज ऑल्सो चेंज्ड, है ना। जो बेबी का मॉनिटरिंग होना चाहिए, उसका ट्रेनिंग प्रॉपर होना चाहिए। एंड टू मी इट्स दिस बर्थिंग प्रोसेस is a science and an art as well as 100%. How you deliver the baby. So we are forgetting that art of delivering. So I think the training needs to be more robust. And if I think from the infrastructure point of view, I think the setups जो होने चाहिए, वहाँ सब facilities होने चाहिए, as they just promote birthing with things ready if there's an emergency. Right. जैसे कि मेरा ट्रेनिंग यूके में हुआ है, वहाँ पर मिडविफरी केयर होता था। ठीक है। एंड दैट्स व्हाई द सिजेरियन सेक्शन रेट वाज लो देयर। इट वाज अराउंड 25%, 20 to 5%. And if we talk about India?
It is going very high as you quoted. In metros going to 6 to 7. परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए, अगर रेशियो को So छोड़ के। overall in UK the cesarean section rate was 20 to 25%, and a lot of it goes to the midwives there. हाँ, So midwives are trained nurses who look after the labor process. Okay. और डॉक्टर्स तभी आते थे जब कुछ कॉम्प्लिकेटेड लेबर होता था. otherwise they'll take They'll take care of the labor. So I think we in India has to bring that midwifery care in our system if we have to reduce the cesarean section rate. यस, आपने डिजाइनर बेबीज एक वर्ड यूज किया. डिजाइनर के साथ साथ मेरे ख्याल से आजकल एक ऑस्पिशियस डे भी चुन लिया जाता है, जिसके बारे में आपने हल्की फुल्की बात करी. जी ये भी रिस्की हो सकता है किसी बच्चे के लिए? हाँ, जैसे अभी थोड़े दिन पहले ही मेरे पास रिक्वेस्ट है कि आप अर्ली मॉर्निंग 3 o'clock आके सिजेरियन सेक्शन करो. हाँ, सो अगर आप 3 o'clock करते हो मतलब आप 2 बजे रात को सारी टीम को बुलाते हो. सो इट्स नॉट जस्ट मी, आप एनेस्थेटिक पूरा ओटी स्टाफ, और जो स्टडीज़ ने जो बताया है, जो रेगुलर ऑडिट्स होती हैं, रिस्क मैनेजमेंट की जो एनालिसिस होते हैं कि डे टाइम में वर्क करा हुआ बेटर रहता है. नाइट टाइम में देयर इज अ हायर रेट ऑफ रिस्क बिकॉज यू डोंट हैव द फैसिलिटीज दैट मच ऑफ स्टाफ एज यू हैव इन मॉर्निंग. और वर्किंग डे टाइम का भी थोड़ा डिफरेंट होता है, नाइट का भी डिफरेंट होता है. सो आई डोंट थिंक दिस इज अ राइट ट्रेंड कि आप कि नहीं हमें इसी समय बच्चा चाहिए. टू मी बर्थिंग एंड डेथ इज अ वेरी नेचुरल natural and a God driven thing rather than a human driven thing. हाँ, ये बहुत सही बात कही. लोग सोचते हैं कि रामलला आज आ रहे हैं तो आज हमारे बच्चे को आज आप ही ले आए. देखेंगे जिस है ना? दिन आज ये नक्षत्र है कुछ तो वो रहता है तो all OTs are filled with the list of cesarean section, and I think it is a wrong trend. I don't know whether I'm right or wrong, but to me it looks wrong. एक बहुत कॉमन सेइंग है, टू पॉश टू पुश. Yes, ये बहुत कॉमनली चल रही है और मुझको लगता है कि एक जो लेबर पेन होता है इसको एक अलग तरीके से ट्रीट किया जाना शुरू हो गया है मार्केट में. ये बहुत अनबेरेबल पेन होता है, इसको नहीं करना चाहिए, इसीलिए सी सेक्शन को बड़ा कॉमन कर लिया गया है. लेकिन हम देखते हैं जानवर तो आज भी वैसे ही उसी प्रोसेस के साथ बच्चों को पैदा कर रहे हैं. मनुष्य क्यों इतना घबरा रहा है? उसमें भी मैं कैटेगराइज करूंगी. जो मैं अपने पेशेंट को काउंसलिंग के दौरान समझाती हूँ, जो वो क्वेश्चंस पूछते हैं कि अरे मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा तो बेडरूम 2nd फ्लोर पे, क्या मैं वहाँ जा सकती हूँ, कितनी बार ऊपर चढ़ के जा सकती हूँ. तो मैं बोलती हूँ कि वो जो सामने बिल्डिंग बन रही है उसमें जो लेडी काम कर रही है आप उसको देखो, जो एक ईंट की तगारी लेके फुल प्रेगनेंसी में चढ़ सकती है. शी इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग. सो व्हाई कांट यू गो टू योर बेडरूम ऑन 2nd स्टेयर? It is how you perceive things and how you train your body. है ना? Pain, of course, it's one of the most painful thing. ये मैं उनको शुरू से बोलती हूँ. वो पूछते हैं कि पेन होगा, मैं बोलती हूँ हाँ पेन होगा, but I call them as pleasure pains. इस पेन के बाद आपको आपकी सबसे अच्छी गिफ्ट मिलने वाली है. एंड इफ यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दोज पेन्स, देन इट इज योर कोपिंग स्ट्रेटजीज फॉर दोज पेन. एंड आई प्रिपेयर देम to how they tolerate those pains, how they take that pain into their subconscious. So if their subconscious mind is prepared for birthing, and then they take that pain easily. योगा तो एक चीज है जो मेरे ख्याल से बहुत हेल्प करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. लेकिन मेडिटेशन भी, जैसे आपकी बात सुन मुझे शायद मेडिटेशन ज्यादा लग रहा है. क्या कहेंगे आप? Definitely, you picked up a very right point. Yoga, of course, yoga is not just your physical. It is aligning your mind, soul, and body. So that is the real meaning, and meditation is the most important part of yoga. तो जो physical हम आसन कराते हैं, जो आसन होते हैं, जो physical exercise होती है, so that trains their body, their pelvic floor, their muscles, है ना? क्योंकि sedentary lifestyle बहुत है, तो if somebody is doing regular physical exercise, so their physical body is prepared. With meditation they become strong, their inner self. है ना? और जो खास ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं, जो लमाज कोर्सेज जो यूएस में चालू हैं, जो हम यूएस के सर्टिफिकेट्स लेके आते हैं कि आई एम अ लमाज ट्रेनर, विच एक्चुअली ओरिजिनेट्स फ्रॉम इंडिया. है ना? तो जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, व्हेन दे हैव पेन, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, तो दैट हेल्प्स अ लॉट. Right. And coming to your question, there's a new concept of hypnobirthing now. Okay.
ओके एज जैसे आप हिप्नोसिस करते हो तो व्हाट यू टेल द अदर पर्सन फॉलोज दैट, सो यू कैन सेल्फ हिप्नोटाइज योरसेल्फ एज वेल. If you train yourself in meditation as, yes, I'm going to have pain and I'm going to behave in certain way and I'll be all right going through all those pains, then you sail through that journey easily. ओह वाह, ये बिल्कुल नया था मेरे लिए, लेकिन ये बड़ी कमाल की चीज़ हो गई. I'm sure. Yes, now there are trained hypnobirthers, and if I think for hypnobirthing you don't need special training. If somebody has a deep faith in you, what you suggest to them when they are in pain, they will follow you. सुपर. अच्छा, ट्रेनिंग की आप लगातार बात कर रहे हैं, चाहे वो मेंटल ट्रेनिंग की हो, इमोशनल ट्रेनिंग की हो. अगर फिजिकल ट्रेनिंग की ही बात करें, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे शायद जो इस पॉडकास्ट को देखेंगे, शायद वो किसी गांव में रह रहे होंगे. ऐसे में हम लोग जनरली जब बात करते हैं, गांव के लोग फिर भी पोछा लगाना, झाड़ू लगाना आज भी कॉमन प्रैक्टिस होती है प्रेगनेंसी के दौरान. लेकिन फिर भी अगर और बेहतर तरीके से प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ बेसिक एक्सरसाइज हम बता सकते हैं उन्हें? कि गांव की लेडीज बहुत एक्टिव रहती है फिजिकली, एंड इसलिए वहाँ नॉर्मल बर्थिंग रेट भी ज़्यादा रहता है, वजाइनल बर्थिंग रेट ज़्यादा रहता है. ठीक है. जैसे कुछ शहर की लेडीज़ हैं मेरी जो प्रेग्नेंट है, मैं पूछती हूँ आप क्या कर रहे हो, बोले यस मैडम हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारी पर्सनलाइज ट्रेनर आती जो 40 मिनट्स ट्रेनिंग कराती. ठीक है. व्हाट एल्स यू डू होल डे, यू जस्ट सिट ऑन अ चेयर एंड यू हैव 10 सर्वेंट्स अराउंड यू. सो फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं है. सो यू हैव टू बी मोबाइल ऑल द टाइम, है ना. एंड जो भी आप बिजी रहो, चलते फिरते रहो, एक्टिव रहो, उससे आपकी मसल स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा. एक बहुत ट्रेंड है कि नहीं बेड रेस्ट करो, विच आई थिंक इज अगेन अपोजिट थिंग एज व्हाट यू शुड बी डूइंग. आप जितने एक्टिव रहोगे आपका सर्कुलेशन अच्छा रहेगा और बेबी को ब्लड फ्लो उतना अच्छा मिलेगा. सो आई थिंक जो रेगुलर ये है, प्लस अगर टारगेटेड एक्सरसाइज हो रही है तो वो और भी अच्छा है. पर जैसे आपने खुद कहा भी कि अगर किसी को शुरुआत में बेड रेस्ट कह दिया गया है ना, डायरेक्शन नहीं है, ऐसे में भी क्या उसको नेचुरल बर्थिंग पे या देखिए बेड रेस्ट बहुत कम लेडीज को जरूरत रहती है. देयर इज अ वेरी वेरी लिटिल परसेंटेज ऑफ लेडीज विथ वेरी सीरियस टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशन जिन्हें बोला जाता है बेड रेस्ट. अधिकतर को तो मुझे नहीं लगता जरूरत है. अच्छा, डायलेक्शन अगर ना हो रहा हो तब भी नेचुरल बर्थिंग तक जाया जा सकता है? डायलेशन कम्स इन लेबर, है ना. और डायलेशन लेबर का जो रहता है इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. तो इसलिए हम रेगुलर वर्कशॉप्स लेते हैं वेयर वी टेल देम अबाउट लेबर प्रोसेस. क्योंकि लड़कियां आती हैं पेन में और 2-3 घंटे होते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है एंड दे स्टार्ट डिमांडिंग फॉर सिजेरियन. बट इफ दे आर टॉट बिफोर हैंड, पहले से उन्हें समझाओ कि दिस कैन टेक 12 to 24 hours बिफोर थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग एंड दैट कैन टेक अनदर 10 hours. है ना, 9 months लगते हैं एक बेबी को डेवलप होने में. सो एटलीस्ट 9 hours तो मिनिमम दो उसको बाहर आने में. So it takes time. So you need to have patience, both from patients, the women should have patience, and the person who is doing the birthing should have patience as well. एक वाटर बर्थिंग एक प्रोसेस है, वो भी बड़ी कॉमनली आजकल देखी जा रही है. Yes. इसको लेकर थोड़ा सा कुछ बताएं. इंडिया में कितने लोग वाटर बर्थिंग की तरफ आजकल जा रहे हैं? हाँ, ये अभी तो काफी कम ट्रेंड है, वेस्टर्न में ज्यादा है, बट ये बढ़ रहा है. जैसे आपने अगर देखा होगा, अगर आप पानी में और कोई चोट लगती है तो उस चोट का एहसास नहीं होता until you come out of water. So water itself is a very good pain relief. Okay, so जब आपको पेन्स आते हैं, if you are in water, that helps with relaxation a lot, है ना. Physical as well as water has a quality for mental relaxation as well. तो अगर आप पानी में रहते, टब में रहते हैं जो आपके बॉडी टेम्परेचर के अनुसार है, तो उससे काफ़ी पेन रिलीफ में मदद मिलती है, रिलैक्सेशन में मदद मिलती है, और बेबी जो रहता है वो भी अंदर वाटर में फ्लोट करता है. And it is just a slow transit from one phase to another phase. जिस तरह से ये प्रोसेस होती है,
इंडिया में अब इसको अगर प्रमोट करने की बात करें तो जॉन्टी रूट्स स्टार्ट दिस कि ऐसा कुछ हो, तो कैसे हिंदुस्तान में इसको लेकर और बात की जाए या इसको प्रमोट किया हाँ, जब कोई फॉरेनर आके कुछ करता है तो एकदम उसका प्रोपेगेंडा ज्यादा होता है ना, बट इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग एंड आई थिंक इट शुड बी प्रमोटेड। हर सेंटर में होना चाहिए वाटर बर्थ, और अगर नहीं भी हो तो जब आप अर्ली लेबर में हो, आप शावर में जाओगे, आपके घर में अगर टब होगा आप उसमें लेटोगे, तो that will help. It's a very simple thing having a tub near your delivery room or in your delivery room. It's not a very scientifically or technically difficult thing. अच्छा, It's just ये बहुत having a natural water है। tub. Yes. मतलब और जैसे उसके लिए गाँव भी में सिलेक्शन होना चाहिए कि हाँ कोई आपकी हाई रिस्क वुमेन हो, हाँ। उसको आप वाटर, जहाँ पे आपको बेबी की मॉनिटरिंग रेगुलरली लग रही हो या जब ब्लीडिंग का रिस्क हो, उनको नहीं। सो द सिलेक्शन क्राइटेरिया शुड बी राइट कि हु शुड बी अलाउड इन द टब एंड हु शुड नॉट बी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एवरीबडी वांट्स अ सेफ डिलीवरी, कि मदर भी सेफ रहे एंड बेबी भी सेफ रहे। सो इट्स सिलेक्टिंग योर पेशेंट फॉर व्हाट इज राइट फॉर विच पेशेंट। ठीक बात है। अच्छा, एक आजकल एक कल्चर चला हुआ है स्मोकिंग अल्कोहल का, वो ऐसे तो कोई भी कर सकता है, इसमें कोई पुरुष और स्त्री का डिफरेंस नहीं हो सकता, लेकिन बावजूद इसके क्या ये कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करते हैं? आई मीन इक्वलिटी की बात करें तो यू से कि वी शुड नॉट ऑब्जेक्ट गर्ल्स को, बट अनफॉर्चुनेटली इन चीज़ों का इफेक्ट गर्ल्स की बॉडी पे स्पेशली व्हेन दे आर प्रेग्नेंट ज़्यादा होता है। स्मोकिंग से अगेन देयर रिस्क ऑफ IUGR बेबीज मीन्स स्मॉल बेबीज जिसमें उनका ग्रोथ नहीं होता है, एंड हैवी अल्कोहल कैन कॉज सिंड्रोमिक बेबी, है ना। तो ऑफ कोर्स अगर आप स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग करते हो तो यू शुड कट डाउन ऑन इट दीज थिंग्स, और आजकल बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो गया है ये जी, तो विच इज़ नॉट राइट। अगर ये पूछा जाए कि एक कॉमन एज या सही एज क्या है कंसीव करने की, तो कोई ऐसी एज बोल सकते हैं हम लोग अभी भी आज की तारीख यस डेफिनेटली। मतलब आज या 50 साल में चेंज नहीं आया वुमेन की बॉडी में। जो एक साइंटिफिक फैक्ट है कि जब बेबी गर्ल्स बॉर्न होती है, दे आर बॉर्न विथ फिक्स नंबर ऑफ एग्स इन देयर बॉडी, और हर मंथ वो एग डिप्लीट होते जाते हैं, और लेटर एज में एग का क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत कम हो जाता है। सो द बेस्ट एज टू गेट प्रेग्नेंट इज स्टिल बिटवीन 18 to say 25, और उसके बाद आपका फर्टिलिटी धीरे धीरे डिक्लाइन होता जाता है। आफ्टर 30 थोड़ा ज़्यादा, एंड आफ्टर 35, 37 फर्टिलिटी डिक्लाइंस अ लॉट। सो जो पहले के लोग बोलते थे कि टाइम पे शादी हो जाए, टाइम पे बच्चे हो जाए, आई थिंक व्हेन आई टॉक लाइक दिस आई मे साउंड वेरी ऑर्थोडॉक्स, बट आई थिंक योर ग्रैंड मदर्स एंड मदर्स आर राइट व्हेन दे टेल कि नहीं अब आपकी शादी हो जानी चाहिए और अब राइट एज पे बच्चा हो जाना चाहिए, एंड वी कैन नॉट चेंज बायोलॉजी। यस 100%। तो अगर इसको इस तरह से भी देखा जाए कि अगर आफ्टर 35 या 40 की एज के बाद अगर आप कंसीव कर रहे हैं तो नेचुरल डिलीवरी के चांसेस और कम होंगे? अगर फिजिकली फिट है विमेन, उसको कोई दूसरे मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, तो हम वजाइनल डिलीवरी अलाउ कर सकते हैं। ठीक है। पर अगर 40 के बाद जैसे स्लाइट इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, वो सब रहता है, एंड लेबर कैन बी वेरी टायरिंग प्रोसेस एज वेल, एंड इट पुट्स अ लॉट ऑफ लोड ऑन योर हार्ट, लंग्स, है ना। तो फिर अगर ज़्यादा एज के होते तो वो फिर इतना लॉन्ग उनको नहीं छोड़ सकते। ठीक बात है। इट हैज़ टू बी वेरी सुपरवाइज्ड इन गुड मेडिकल फैसिलिटीज, कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो उसे पिक कर लो। ओके। अच्छा, ऐसा भी मैंने कई बार सुना है कि जो बच्चे नेचुरल डिलीवरी के थ्रू होते हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा मजबूत होते हैं। मजबूत वर्ड को मैं थोड़ा साइंटिफिकली वो और करूँगी कि जब लेबर पेन्स होते देयर लॉट ऑफ हार्मोन सिक्रीशंस एज वेल, और जो बेबीज आते हैं उनका पूरा स्क्वैश होके आते हैं देयर लंग्स एंड ऑल, एंड दे गो थ्रू द मदर्स बर्थ पैसेज एज वेल, है ना। तो वो पूरा ऑलरेडी वो स्ट्रेस में होके आते हैं विद ऑल देयर स्ट्रेस एंजाइम्स एंड ऑल, और खासकर फिर जो इमीडिएटली बर्थ के बाद मदर एंड बेबी का जो बॉन्डिंग होता है, इमीडिएट ब्रेस्ट फीडिंग, इमीडिएट मदर टू एंड चाइल्ड केयर, सो दैट हैज लॉट ऑफ इफेक्ट ऑन द बेबीज डेवलपमेंट। That's what तो कोकून की तरह जिस तरह से तितली बनती है और उसकी जो प्रोसेस होती है, yes, एक दर्द के साथ होकर निकलते हैं, तो उस तरह से मजबूती कहीं ना कहीं। हाँ, एंड द बॉन्डिंग विच हैपेंस, क्योंकि सिजेरियन के बाद में
बहुत सी बार इमीडिएट उनको ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाती हैं, सर्जरी हुआ तो प्रॉपर मूव नहीं कर पाती हैं, दे आर इन पेन आफ्टर सर्जरी। उस समय सर्जरी के दौरान तो एनेस्थीसिया रहता है, आप आराम से लेटे रहते हो, बट आफ्टर दैट देन इट टेक्स अ लॉन्ग रिकवरी फेज। नॉर्मल बर्थ वाली मदर आराम से उठ के सेकेंड डे से शी कैन बी एज नॉर्मल एज पॉसिबल। तो मदर एंड बेबी बॉन्डिंग एंड स्पेशली विद ब्रेस्ट फीडिंग, that is better after I think vaginal delivery. फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग देखा जाए ये बहुत स्पेशल और टाइम होता है, क्रूशियल टाइम भी हो सकता है। क्या यहीं से अगर हम देखें तो नेचुरल बर्थिंग की शुरुआत सही शुरुआत होगी या इसके पहले से होगी? इसके पहले से, जैसे मैंने कहा है कि कोई मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं तो उनको आप पहले करेक्ट करें। एंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर इसलिए इम्पोर्टेंट रहता है कि बेबी का सबसे फास्ट डेवलपमेंट होता है, स्पेशली न्यूरोनल डेवलपमेंट, है ना। तो उसमें आप अननेसेसरी अगर दवाएं खाते हो, थोड़ा सा भी बुखार आ गया, हाई डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स ले रहे हो, तो इट ऑल अफेक्ट्स द बेबी, है ना। तो उस समय बहुत इम्पोर्टेंट है आपका आहार कैसा हो, आप उस समय बीमार नहीं पड़े, आप अननेसेसरी मेडिकेशंस नहीं लें। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, वो मिथ है या करेक्ट है, आपको मुझको ये बताना है। ओके। तो ये है कि झाड़ू पोछा करने से सी सेक्शन की नौबत नहीं आती है। झाड़ू पोछा करने से आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी रहती है, तो फिजिकल फिटनेस तो रहती है, बट ये मैं सीधे नहीं बोलूँगी कि सेक्शन नहीं होगा अगर आप झाड़ू पोछा ही पूरे टाइम करते रहे, क्योंकि सिजेरियन के लिए दूसरे रीजंस भी हो सकते हैं, राइट। बट बीइंग फिजिकली एक्टिव डेफिनेटली हेल्प्स। ठीक है। ये कहा जाता है कैस्टर ऑयल पी लें अगर आप डिलीवरी के पहले तो बच्चे नॉर्मल हो जाते हैं। नहीं, ये बहुत बड़ा मिथ है और मैं अपनी लेडीज़ को बहुत समझाती हूँ। कैस्टर ऑयल आपकी आंतों में जाता है और ज़्यादा अमाउंट में लो तो वो आपकी आंतों को इरिटेट करता है ना। तो आई डोंट थिंक दैट्स राइट थिंग एट ऑल टू डू। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि लिफाफा देख के पता लगा लेते हैं अंदर क्या है, वैसे लोग लेडीज का चेहरा और पेट देखकर बताते हैं कि अंदर लड़का है लड़की है। आई विश आई कैन डू दैट, बट दैट्स अ बिगेस्ट मिथ, राइट। अगर पहला बच्चा सी सेक्शन से दूसरे बच्चे की भी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस खत्म हो जाते हैं? नहीं, ये बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि अगर आपको सेकेंड टाइम अच्छे पेन्स आ रहे हो, यू हैव 50 to 60% चांस ऑफ हैविंग अ वेजाइनल बर्थ, है ना। डिपेंड करता है कि पहला सिजेरियन क्यों हुआ है, कारण क्या था। तो अगर आपका पहला सिजेरियन हुआ है, यू कैन स्टिल गो फॉर अ वेजाइनल बर्थ। ओके। 40 की उम्र के बाद अगर आप डिलीवर करने वाले हैं बच्चे को तो शायद वो नॉर्मल डिलीवरी ना हो? नहीं, हो सकती है, प्रोवाइडेड मम इज इन अ गुड हेल्थ। ओके, थैंक यू वेरी मच ये सारी इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बिफोर वी लीव एंड फिनिश द पॉडकास्ट, आप वो सारे पेरेंट जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, न्यू एज कपल आपको देख रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? वेल, आई वुड जस्ट लाइक टू से कि प्रेगनेंसी आपकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा फेज़ है, सो आप उसे अच्छे से एंजॉय करो, eat well, be happy, remove all the anxiety and welcome every change in your body, and you are going to get the most precious gift of your life. So just be happy about it and be prepared mentally, physically for this new phase of your life. You said eat well. Eat well में मतलब ये बाहर जाके पानी पूरी खाया जा सकता है? पानी पूरी अगर आप अच्छी जगह, ईट वेल से है जो अपनी इंडियन थाली है, वो सबसे अच्छा फूड माना जाता है, जिसमें रोटी सब्जी दाल चावल हर तरह के सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स। हाँ, क्रेविंग्स होती हैं बहुत कॉमन है कुछ खट्टा मीठा खाने का, तो अगर वो हेल्दी ढंग से बना हुआ हो तो दैट्स ओके एज वेल समटाइम्स, प्रोवाइडेड इट इज कुक्ड प्रॉपर्ली। थैंक यू वेरी मच मैम हमसे बात करने के लिए और ये सारी कमाल की जानकारी बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।